हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, क्लास 12 बायोलॉजी का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 अप्रैल टारगेट टारगेट हमारा एक ही होगा, 4 अप्रैल टारगेट होगा। और जो टारगेट है हम पूरा पूरा करेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। जो टारगेट कंप्लीट करवा रहे हैं पूरा होगा। देखिए, यूट्यूब नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं भेजना है, इसलिए आप लोग खुद चेक कर लिया करिए कि एसके स्टडी पे कौन सा वीडियो पड़ा है कौन सा नहीं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आके चैनल पे चेक कर ली, रोज मतलब चेक किया करिए कि कौन कौन सा एसके स्टडी पर वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है ना। नोटिफिकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और आपको पता होगा कि दिन रात मेहनत करके आपको मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, दिन रात एक करके लगन के साथ एक वीडियो अपलोड की जा रही है, ताकि आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाए अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में। 4 अप्रैल को टारगेट एकदम रहेगा कि हमें 70 में 70 स्कोर करना, चाहे जो हो गया। ये हमारा पार्ट 1 है, भाग 1 है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि 100% गारंटी से आएगा। ये याद कर लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है क्लास 12 बायोलॉजी वालों का। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। चैनल को सब्सक्राइब अभी आप लोग नहीं किए, ये गलत है। सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड की, उनके साथ वीडियो को फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि एसके स्टडी पे पूरी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए वो जुड़े और अपने बोर्ड की तैयारी स्पेशल और अच्छी तरीके से करें। कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि भाग 1 है और 3 के, आज लाइक 3 के है। इसका पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम पे भेज रख दिया है, जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ल्ड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ वाले फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे इसके आपके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे पूरा पूरा। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको आंसर देना है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। अगर ये सब ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे तो आपके पेपर में 100% गारंटी है कि यहाँ से काम हो जाएगा, और आपको अन्य कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना, केवल आप इन्हीं को ही पढ़ के चले जाइएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। और आप मत पढ़िएगा, और आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ के जाना है। ठीक, क्लियर है। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। निभाग, नाभिका, केंद्रक या फिर माइक्रोपाइल। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका कहते हैं, यानी कि हाइलम कहते हैं। इसी को इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, यानी कि नाभिका कहा जाता है। मैं आपको डेली बोलता हूं कि जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल उन्हीं को ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। ऐसे प्रश्नों को क्या है मतलब पढ़ने से, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। आप ही बताइए, कोई मतलब है पढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं मतलब है। बस उन्हीं को आप पढ़िए जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि कीट परागण निम्नलिखित में से किसमें होता है। कीट परागण निम्नलिखित में से किसमें होता है। कीट परागण निम्नलिखित में से किसमें होता है। गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में या फिर हाइड्रीला में। तो कीट परागण जो होता है वह आपके अंजीर में होता है। कीट परागण निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो जो कीट परागण होता है वह आपके अंजीर में कीट परागण की क्रिया होती है। टॉप 2 ये प्रश्न है, आपके 70% सिलेबस पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। लाइक शेयर दबा के करिए, लाइक शेयर में आप कमी नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर आप लोग दबा के करना है। अगला प्रश्न है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है। स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वह आपका किस अवस्था में होता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और यहां से ये पूछा ही जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। 4 दिन का आपके पास समय बचा है, और 4 दिन में ही इस 4 दिनों में सेफ नंबर आपको स्कोर करना है।
आप बता दीजिए कि हाँ हम भी सेफ नंबर 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे, यस केमिस्ट्री के थ्रू पूरा पढ़ाएगा। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरूला, ब्रास्टूला, गेस्टूला या फिर न्यूरूला। तो स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो आपका मोरूला अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मोरूला अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं? तो एंड्रोजन जो स्रावित होते हैं लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होते हैं, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होते हैं, स्पर्मेटिड द्वारा होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन्स होते हैं वो आपके लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। एंड्रोजन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो याद रखिएगा जो एंड्रोजन्स होते हैं या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही हमेशा और हमेशा स्रावित होते हैं। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और ऐसा ही आईएमपी वाला प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, पुरुषों से संबंधित क्या होता है? मैंने बार बार इसको समझाया है, काफ़ी आईएमपी वाला है, इसीलिए मैं इसको बार बार आपको समझाता आया हूँ और समझाऊंगा भी। ये मत सोचिए कि एसके मिस्टरी आपको ऐसे ही छोड़ देगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप गणित में और बायोलॉजी में पूरा पूरा नंबर स्कोर नहीं कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पुरुषों से क्या संबंधित होता है? यहाँ पे है बारपिंड, वैक्सेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, गोलिया। तो जो पुरुषों से संबंधित होता है वो होता है वैक्सेक्टॉमी, और ट्यूबेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? महिलाओं से संबंधित होता है ट्यूबेक्टॉमी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु लिंग का निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, कीएम जेटा या फिर प्रतिजन। तो एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न के में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु लिंग का निर्धारण होता है? वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र। किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वंशागति अनुवांशिक इकाई है। वंशागति अनुवांशिक इकाई है, किसकी इकाई है? गुणसूत्र की, जीन प्रारूप की, गाल्जी इकाई की या फिर जीन की। तो वंशागति अनुवांशिक इकाई होती है वो जीन की होती है। किसकी होती है? जीन की होती है। क्या होती है? वंशागति यानी कि अनुवांशिक इकाई। अगला प्रश्न है, गुलाब पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होता है। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा, कितना होता है? 1:2:1, 3:1, 1:1:1 या फिर 2:1। तो गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात जो होगा वो होगा आपका 1:2:1 होगा। याद रखना क्या होता है? 1:2:1 होता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है आपको पूरा पूरा नंबर सेफ स्कोर कराएंगे आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में, जो कि आपका 4 अप्रैल को है। 4 अप्रैल को आप जब जाएंगे बोर्ड में तो देख लीजिएगा पूरे आप प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा। अगला यहाँ पे टॉप 9 प्रश्न है आपका, बहुविकल्पी है। किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? अनुवांशिकी से, अधिक सुरापान से, विटामिन ए की कमी से, अतिसक्रिय एंड्रिनील ग्रंथि से। तो किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? तो अनुवांशिकी से। क्या? अनुवांशिकी से हमारा वर्णांधता का विकास होता है। याद रखना, अनुवांशिकी से ही वर्णांधता का विकास होता है। काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल को बोर्ड में पूछा जाएगा। मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं ये प्रश्न, ताकि आप कोई दिक्कत ना कर दें। पहुंचते ही मान आप मार दीजिए टिक गलत और पता लगा बोर्ड में वो आया ही नहीं है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको टॉप 1 का नंबर दिलाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि जब आप बायोलॉजी के पेपर में बैठेंगे तो सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इस बात का आप नोट कर लीजिए कि जो बोले थे वही आया था, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो कि आपके बोर्ड में आया नहीं था। चलिए, तो याद रखना किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? अनुवांशिकी से होता है। अगला प्रश्न है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता या 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता कारण। तो मंगोली जो जड़ता होता है वह 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता कारण होता है। अलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता कारण क्या होता है? वह आपके मंगोली जड़ता होता है। अगला प्रश्न है, मानव में
एबी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो मानव में एबी और रुधिर वर्गों के 4 जीनोटाइप संभव होते हैं। कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? 4 जीनोटाइप संभव होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, डिब्रिज ने, लैमार्क ने, मेंडल ने। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन जो किए थे वो मेंडल जी ने किया था। अगला प्रश्न है, एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है। एक्स संलग्न जिन्स पाई जाती है। एक्स संलग्न जिन्स किसमें पाई जाती है? वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात भाग में, संयुक्त गुणसूत्र में। तो एक्स संलग्न जो जिन्स पाई जाती है वो एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? मधुमक्खी में नर का विकास होता है। मधुमक्खी में नर का विकास होता है निषेचित अंडों से, अनिषेचित अंडों से, ख और ख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी में नर का विकास जो होता है वो अनिषेचित अंडों से होता है। अनिषेचित अंडों से किसमें होता है विकास? मधुमक्खी में होता है। अगला यहाँ पे है 15वां प्रश्न क्या है? कौन सा विकार अनुवांशिक 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता कारण होता है? कौन सा विकार अनुवांशिकी 21वीं क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर थैलेसीमिया। तो कौन सा विकार अनुवांशिकी 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता कारण होता है? डाउन सिंड्रोम। अगर 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में त्रिसूत्रता कारण या फिर 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में कुछ भी डिफरेंट होता है, कुछ भी बदलाव होता है, तो सीधा आपको डाउन सिंड्रोम को टिक लगा देना है। अगला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? राम उदार, BN प्रसाद, PM मेहरा या फिर P महेश्वरी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक P महेश्वरी को कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? P महेश्वरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? शैवालों में, ब्रायोफाइटस में, अनावृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन क्रिया जो होती है वो आपके आवृतबीजी पौधों में होती है। आवृतबीजी पौधों में क्या होती है? द्विनिषेचन की क्रिया होती है। काफी IMP वाला प्रश्न है, इसीलिए आपको कहते हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए और देख लीजिएगा बोर्ड में सेफ स्कोर नंबर करके आएंगे। सेफ स्कोर नंबर करके आएंगे अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इतना हो गया। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुसंघी दशा पाई जाती है। बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है? बहुसंघी दशा किसमें पाई जाती है? जायांग में, दलपुंज में, पुमंग में। तो वह है दलपुंज में। तो बहुसंघी जो दशा पाई जाती है पुमंग में पाई जाती है। पुमंग में क्या पाई जाती है? बहुसंघी दशा पाई जाती है। काफी IMP वाला प्रश्न है, इसीलिए कहते हैं आपको इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ना है ताकि आप 70 में 70 स्कोर कर पाए। आई प्रॉमिस यू 70 में 70 आपका हम स्कोर करा के रहेंगे। चाहे हम दिन रात मेहनत करें, हमें करना पड़ेगा और मैं करूंगा, ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। आपको 70 में 70 जो स्कोर कराने का वो है मेरा टारगेट। मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा ताकत झोंक देंगे, सारा दम झोंक देंगे, लेकिन आपको बायोलॉजी में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर क्या होता है? 7 केंद्र की, 8 कोश की, 7 केंद्र की, 7 कोश की, 8 केंद्र की, 8 कोश की, 8 केंद्र की, 7 कोश की। तो एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 केंद्र की, 7 कोश की होता है। कैसा होता है? 8 केंद्र की, 7 कोश की होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? जड़, पत्ती, नर युग्मक या युग्मनज। तो पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? वह आपका होता है नर युग्मक। जो नर युग्मक होता है यह पुष्पीय पादप का एक ऐसा भाग होता है जो कि अगुणित होता है। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे लाडलो शेयर कर दीजिए यार प्लीज, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बायोलॉजी का दिन रात मेहनत करके आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो आपका बनेगा ना कि एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, एकदम दिमाग होपलेस हो चुका है, सही बता रहे एकदम। लिखते लिखते आपको वीडियो बनाते बनाते, लेकिन कोई ना, आपको हम 4 अप्रैल का जो टारगेट है 70 में 70 सेफ स्कोर कराने का वो करवा देंगे। आपको टॉप 1 शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप अगर वो पढ़ना चाहते हो जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे वीडियो बायोलॉजी के अपलोड है। निम्न में से कौन सा
नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, तुम्बिका, प्रोस्टेट या फिर बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। तो निम्नलिखित में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? वह है आपका इसमें से तुम्बिका। तुम्बिका जो होती है नर सहायक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या यहाँ पे, कौन सा हार्मोन्स मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता? LCG, प्रोस्टेजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और LH। तो इसका आंसर आपको देना है और मैं आपको देखना चाहता हूं कि ये कंप्लीट किंग नहीं, काफी IMP वाला क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, कमेंट कीजिए अपने आंसर को कि सर यही होगा, और मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप तैयार किए हैं कि नहीं। अगला प्रश्न है, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है? अंडोसर्ग, निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, जनन मार्ग को अवरुद्ध। तो कॉपर टी जो अवरुद्ध करता है वो करता है भ्रूण का गर्भाशय वृद्धि में रोपण। चलिए अगला आपका यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हार्मोनल गोली का एक घटक होता है LH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, थायरॉक्सिन। तो हार्मोनल गोली का जो घटक होता है वो थायरॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 वाला, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? 25%, 50%, 75%, 25 से 50%। तो संतान को पिता से 50% जीन्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि XY और XX ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, ये 100 है, ये भी 100 है। और ये जब करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 50 आता है, एक ही आएगा, X आएगा फिर Y आएगा, इधर से X में से कोई एक आ जाएगा। तो X यानी 50-50 दे दिए और यहाँ पे एक संतान बना XY, वो क्या हो गया? 100%। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसका PDF SK मिश्री टेलीग्राम पे भेज देंगे, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा भाग 1 है। कल भाग 2, भाग 3 में पूरा टॉप 100 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बस इतना प्रश्न पढ़ के चले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।